ज्यादातर लोगों को लगता है ये 5 साल पुराना आईफोन 11 आज बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी मेरी चैनल पे वीडियो देखी, इवन ये वीडियो भी इसी आईफोन 11 से एडिट होने वाली है। इसके अलावा इस आईफोन 11 को 1 साल से भी ऊपर हो गया है। एज ए कंटेंट क्रिएशन इस डिवाइस को मैं यूज करता आया हूँ। इसके अलावा इस आईफोन 11 में आज भी काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो कि एक फ्लैगशिप को भी टक्कर दे सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस आईफोन 11 में कोई कमी है ही नहीं, इसमें बहुत सारी कमी है। तो चलिए एक एक करके बताता हूँ आज के टाइम पे इस आईफोन 11 को लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो किस प्राइस पे सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले इसके डिजाइन से बात करते हैं। इसमें फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है, जो कि आज के टाइम पे भी एकदम मजबूत है। इसके अलावा साइड में दे रखी है ये 7000 सीरीज की एल्यूमिनियम फ्रेम, और सबसे बड़ी बात ये एप्पल का लोगो जो बिल्कुल सेंटर में दे रखा है, और लेटेस्ट आईफोन 16 में भी ये बिल्कुल सेंटर में है, तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल निराश नहीं करने वाला। इवन आईफोन 11 और आईफोन 16 को साइड बाई साइड देखोगे तो 19-20 का ही फर्क दिखेगा। इवन मार्केट में कुछ ऐसे कवर्स भी आ गए हैं जिससे आप अपने इस पुराने आईफोन 11 को आईफोन 16 बना सकते हो। ये आईफोन 11 IP68 वाटर रेसिस्टेंट है, तो 2 मीटर की गहराई में 30 मिनट के लिए आराम से जल जाएगा। फोन ऐसे उठाने में थोड़ा हेवी लग सकता है क्योंकि 194 ग्राम इसका वेट है। अब इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। यह है इसका 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसमें है 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो कि आउटडोर विजिबिलिटी में एकदम डिसेंट परफॉर्म करती है। लेकिन यूट्यूब पे यह डिस्प्ले 4K 60 FPS HDR वीडियो को भी सपोर्ट करती है, बट 4K HDR वीडियो में भी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती क्योंकि ये एक 720p डिस्प्ले है। इसके अलावा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जो कि आईफोन 16 में भी उतना ही मिलता है, तो वहाँ पे अगर साइड बाई साइड रखा तो कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। ये iOS 13 पे आया था एंड अभी ये लेटेस्ट iOS 18.3 बीटा पे चल रहा है, और iOS 18 इसका 5वां अपडेट होने वाला है। और एप्पल की जो पॉलिसी है उसमें 5 साल के ही अपडेट है, लेकिन आईफोन एक्सेस में हमें 6 साल के अपडेट मिले थे, तो हो सकता है इसमें भी iOS 19 लास्ट अपडेट मिले। बाकी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 50-50 चांसेस है। बट इसके ओवरऑल UI एक्सपीरियंस की बात करो तो iOS इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है कि इसके अंदर कहीं पे भी लैग देखने को मिलता ही नहीं। लेकिन कभी कभार अगर आपने कोई हेवी टास्क रन किया है इसके अंदर तो ये ज्यादा हीट हो जाएगा, तो वहाँ पे कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं। इवन मेरे पास एक और फोन है Samsung Galaxy S22 जिसमें ये वीडियो शूट हो रहा है, और जब मैं इन दोनों फोन को साइड बाई साइड स्विच ऑन करता हूँ, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब लॉक ओपन करने का होता है तो वहाँ पे जैसे ही मैं लॉक ओपन करता हूँ तो ये Samsung Galaxy S22 वहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन ये आईफोन वहाँ पे भी एकदम स्मूथ वर्क करता है, कहीं पे भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो इसका UI आज भी कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, इसका परफॉर्मेंस कैसा है 2025 में। तो इसमें है एप्पल की A सीरीज का A13 बायोनिक चिप, जो कि 7nm बेस्ड चिपसेट है, और ये चिपसेट आज भी एकदम तगड़ा परफॉर्म करता है। नॉर्मल टास्क हो या फिर BGMI हो, वहाँ पे ये 50, 55, 59 और 60 FPS तक दे देता है। इवन मैंने यहाँ पे फ्री फायर भी खेल के देखा है, ये एकदम कंसिस्टेंट 60 FPS देता है। और सबसे ज्यादा हेवी COD वर्जन वहाँ पे भी ये 40 FPS आराम से दे देता है। और कभी कभी ही ऐसा होता है जब ये FPS को ड्रॉप करता है, जब ये कुछ ज्यादा ही हीट हो जाता है। बाकी एकदम मस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाती है हेवी वीडियो एडिटिंग की, तो वहाँ पे ये फोन बहुत ही ज्यादा लैग करता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे नॉर्मल एडिटिंग करता हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही वीडियो के ऊपर 2 और वीडियो लेयर लगा देता हूँ तो ये आईफोन 11 वहाँ पे इस वीडियो को रियल टाइम प्ले नहीं कर पाता। और जब मैं इतने हेवी वीडियो को 4K 60 FPS में एक्सपोर्ट करता हूँ तो वहाँ पे ये फोन ऑटो क्विट कर देता है, मतलब वीडियो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। बाकी कैपकट में भी 1080p 60 FPS में ये फोन आराम से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। और Antutu स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 7.5 लाख के आसपास स्कोर निकल के आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर शॉक तब हो गया जब मैंने इसके सिंगल कोर और मल्टी कोर देखा, क्योंकि इसके सिंगल कोर और मल्टी कोर Samsung Galaxy S22 से भी ज्यादा है, जो कि इसके 2 साल बाद आया था, यानी कि ये 2019 का है जबकि वो 2022 का फोन है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे कैसे हो सकता है। और ये जो स्कोर इसने निकाल के दिया है वो इसके प्रोसेसर की एक एक्चुअल रॉ परफॉर्मेंस बताता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। इसमें ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, 12 मेगापिक्सल मेन और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और आगे भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी दे रखा है। यहाँ पे मैंने इसके सेल्फी से कुछ फोटोज क्लिक की है, यहाँ पे देख सकते हो। ओवरऑल एक नॉर्मल पर्सन को इसकी फोटो काफी अच्छी लगने वाली है। ये कुछ इसके मेन कैमरा से फोटो खींची है जो कि एकदम मस्त है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नॉर्मल पर्सन
फोन को एक काफी अच्छी फोटो लगने वाली है और इसके इस अल्ट्रा वाइड से भी काफी अच्छी फोटोज आ जाती है। यहाँ पे मैं इसकी हर एक फोटो को एक अच्छी फोटो बोल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन इससे फोटो खींचता है तो उसे इसकी फोटो अच्छी ही लगने वाली है, क्योंकि हर बंदा टेकी नहीं होता। यहाँ पे ये एप्पल की तरफ से पहला फोन है जिसके अंदर नाइट मोड मिला था। इसके मेन कैमरा से मैंने कुछ नाइट फोटोज लेके देखी है जो कि इसके नाइट मोड से ही खींची है। यहाँ पे ये लाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा लाइटिंग होगी तो एकदम अच्छी फोटो आएगी और अगर लाइट उतनी अच्छी नहीं होती तो वहाँ पे ये फोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। अब बात करते हैं इसके वीडियो की, तो यहाँ पे 4K 60 FPS में फ्रंट और बैक से वीडियो ले सकता है। यहाँ पे मैं इसके कुछ सैंपल लगा दूंगा जो एंड गाइस ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे इसके फ्रंट से 4K 60 FPS में क्वालिटी आती है, देख सकते हो। यहाँ पे किस तरीके से कलर मैनेज करता है ये बस मैंने एक सैंपल के लिए ही आपको बता रहा हूँ, बाकी इसका फुल के Perfect. बाकी आप इस फोन को एक कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना चाहते हो तो इसके लिए मैं एक फुल सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं इसका कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए बस सब्सक्राइब करके रख देना। अगर इस फोन के कैमरा मोड्स की बात करें तो यहाँ पे कोई ज्यादा उतने मोड्स नहीं मिलते, इसमें सिनेमेटिक मोड भी नहीं मिलता, लेकिन एक एप्लीकेशन है प्रोटेक करके, उससे आप इसमें सिनेमेटिक मोड अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो इसमें मिलती है 3110 mAh की बैटरी जो कि नॉर्मल यूसेज में पूरे दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देती है। लेकिन जैसे ही आप कोई हेवी गेमिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे में ये हार मान जाता है। और ये फोन 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसे एक फास्ट चार्जिंग नहीं बोला जाएगा है, और 0 to 100 होने में 3 घंटे लगा देता है। इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है, 7.5 वोल्ट से ये वायरलेस चार्जिंग भी कर सकता है। और इसमें हमें कोई भी मैगसेफ नहीं मिलता, तो वो जो ऐसे फोन से पीछे चिपक जाता है वो एसेसरीज भी नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे पास इसका भी जुगाड़ है, कुछ ऐसा कवर ले लीजिए जिसके अंदर पीछे यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ होता है, जिससे यह कुछ ऐसे चिपक भी जाता है। अब बात करते हैं नेटवर्क की, इसमें हमें कोई भी 5G नहीं मिलता, यह एक 4G फोन है। लेकिन यहाँ पे 4G की बात करें तो वहाँ पे मुझे कोई भी नेटवर्क में दिक्कत नहीं मिली है, एकदम मस्त चलता है। बाकी अब इसके कुछ अदर स्पेक्स बताता हूँ। इसके अंदर हमें फेस आईडी मिलती है, साथ ही में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड है, और इसका माइक भी काफी बेस्ट है। इसमें हमें कोई भी 3.5 mm जैक नहीं मिलता, LPDDR4X और NVMe स्टोरेज टाइप मिलती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, 2019 में आया इस फोन को क्या 2025 में लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आपको 5G की नीड नहीं है, वैसे तो सबको होगी ही होगी, लेकिन काफी सारे बंदे ऐसे होंगे मेरी तरह वाईफाई वाले, तो उसको ये नीड नहीं होती, तो वहाँ पे आप इसे ले सकते हो। इवन अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, नॉर्मल गेमिंग, एडिटिंग और iOS का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इस फोन को आप ले सकते हो। बाकी अगर इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे माइनस पॉइंट है, लेकिन मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ। ये फोन ना आज के टाइम पे थोड़ी सी अगर गेमिंग करोगे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण फ्रेम ड्रॉप्स मिलने लगते हैं, और इसका बैटरी बैकअप भी उतना अच्छा नहीं है। और अपडेट की बात करें तो वहाँ पे भी सिर्फ हमें 1 साल का ही अपडेट मिल सकता है, या फिर 1 साल का भी इस बार ना मिले। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका ये डिस्प्ले, जो कि एक 720p डिस्प्ले है, और अगर आज के टाइम पे 10,000 वाले फोन की बात करें तो उसके अंदर भी हमें एमुलेट डिस्प्ले मिलता है। एंड बाकी यही कुछ था इस iPhone 11 के बारे में। 2025 में इसे लेना चाहिए या नहीं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो मैंने यहाँ पे कमियां बताई है, अगर आप उसे भूल जाते हो तो इस iPhone 11 को आप ले सकते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताना।